सब पे नजर अंदर की खबर। हमारे फूल जैसे बच्चों को आज शहीद किया गया और अल्लाह उनके वालिदैन को सब्र दे। वो तो जन्नत में ही हैं सारे बच्चे हमारे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और उनके लवाहीन को सब्र दे, जो कि बहुत एक कठिन मरहला है पूरी कौम के लिए। लेकिन इसके साथ साथ कौमों की ज़िंदगियों में ऐसे दिन आते हैं जिससे कौमों की तकदीर बदलती है। हमारे इन बच्चों की शहादतों से हमारी कौम की तारीख़ में भी ऐसा दिन आया जिससे हमारी तारीख़ बदली और उसके बाद दुनिया में हमने एक तारीख़ रकम की और दिखाया कि किस तरीके से हमारी बहादुर अफवाज, हमारे बहादुर कबाइल, हमारे बहादुर पश्तून भाई हों या पंजाबी या सिंधी या बलोची या बल्तिस्तान या कश्मीर, पाकिस्तान के तमाम तूलो अर्ज़ में पूरी कौम ने इकट्ठे होकर दहशतगर्दी के नासूर के साथ जंग की। और जिस जगह पर हमारा बैठना उठना, हमारे बच्चों का पढ़ना तक मुहाल कर दिया था, वहाँ पर आज हम इंडस्ट्री के फ़रोग़ की बात कर रहे हैं, आज इंडस्ट्री रिवाइवल की बात कर रहे हैं, आज इकनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अभी बंगे साहब आपके सामने इकनॉमिक जोन्स की बात कर रहे थे, हाउसिंग सेक्टर्स की बात कर रहे थे। तो ये इसमें हम कभी नहीं भूल सकते हमारे वो शोहदा, भले वो हमारी बहादुर अफवाज में से हों, भले हमारे सिविलियन हों, जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के इस मुल्क के लिए ये जंग जीती, हमारे आने वाले बच्चों के लिए अमन जीता। हमें सबको इस पे फ़ख्र है और हम सारी कौम एकजुट इकट्ठे हैं। इस तरह का अल्लाह ना करे हम पे कोई और चैलेंज आए, लेकिन अगर दुश्मन दोबारा लेके आया तो हम पूरी कौम दोबारा इकट्ठे खड़े हैं कि हम दहशतगर्दी के नासूर को और उसके साथ साथ ये जो गुर्बत का नासूर हमारी कौम के ऊपर है, इसके साथ हम फाइट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान एक तो दहशतगर्दी से नबर्द आजमा था, उसके साथ साथ माशी दहशतगर्दी के साथ भी था। यहाँ पर चंद ऐसे हुक्मरान बैठे हुए थे जिन्होंने कौम को इन सारे सालों में एक काम किया, सिर्फ कि उन्होंने लूटा। और इमरान खान तब भी बताते थे, इमरान खान गवर्नमेंट में आए, उन्होंने तब भी बताया कि जिस दिन मैं इनके ऊपर हाथ डालूंगा ये तमाम चोर इकट्ठे हो जाएंगे। और फिर आपने देखा कि वो तमाम चोर इकट्ठे हो गए। और अब जब उनके पास बताने को कोई बात नहीं है, क्योंकि एनआरओ चाहिए, जिसको केपी में एनआरओ चाहिए वो साउथ केपी में जाते हैं और वहाँ पर हमारे जो बहादुर, इज्जतदार, गैरतमंद कबाइल बैठे हैं, जिनमें मरवत हैं, मियाँ खेल हैं और बहुत सारे हमारे वहाँ पर लोग, जो हमारे बहुत सारे भाई वहाँ पर बैठे, हमारे कबाइल बैठे हैं, उनको मौलाना फजलुर रहमान ने वहाँ गाली गलौज की एक जलसे में, जिसकी मैं जिस कदर मजम्मत कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ केपीके की सरजमीन पर आके। क्योंकि वहाँ पर अगर कोई कुंडी बैठा है या मरवत बैठा है या बिटानी बैठा है या मियाँ खेल बैठा है, वो सारे हमारे भाई हैं, हमारे लिए इज्जत की जगह हैं। भले वो नून से हैं, भले वो एनपी से हैं, भले वो जमात इस्लामी से हों, भले वो फजलुर रहमान साहब की जमात से हों, मेरे लिए वो तमाम गैरतमंद पश्तून पाकिस्तानी गैरतमंद मुसलमान हैं। उनके लिए बेगैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई है और अपना घटियापन भी दिखाया है, जिसकी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी, केपीके की लोगों की तरफ से भी मजम्मत करते हैं। मैं एक पंजाबी हूँ, मैं पंजाब की तरफ से भी उसकी मजम्मत करता हूँ, क्योंकि जिन कबाइल का मैंने नाम लिया और अगर किसी का रह गया है तो मैं माजरत चाहता हूँ। जैसा मैंने कहा, वहाँ बसने वाले तमाम हमारे भाई इज़्ज़त वाले भी हैं, मर्तबे वाले भी हैं, क्योंकि उन्होंने जब ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हुए। वहीं से मियाँ खेल से अहमद फराज भी हैं, जिनके बेटे आज शिबली फराज साहब जो हैं वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। तो कदावर लोग वहाँ से निकले। तो मौलाना साहब को अपनी ये स्टेटमेंट वापस लेनी चाहिए, इस पर माजरत करनी चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि केपी हमेशा मेहमान नवाजी में मशहूर है, केपी हमेशा
केपी का कल्चर है कि वो दूसरे को इज्जत देता है और दूसरे से इज्जत लेता है। जो अचकज़ई साहब ने जाके लाहौर में लाहौरियों को और पंजाबियों को घाव दिया, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूं और केपी से बैठ के करता हूं। और इसी तरीके से जो महाजरों को जख्म दिया कराची में, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूं। तो बुनियादी तौर पर आपको बताने की वजह यह है कि किसी की कुल्फी जम रही है, किसी को टेलीफोन करने पे गुस्सा आ गया है और कोई गालियां देता फिर रहा है दाढ़ी रख के और अपने आप को आलिम भी कह रहे हैं। ये तमाम वो फ्रस्ट्रेशन है बुनियादी तौर पर जो एनआरओ ना मिलने की वजह से, और अब जवाब देना पड़ना है कि ये लूटमार कहां से है। एक तरफ ये बयानियां है कि स्टेज पे 70% लोग वो बैठे हैं जिनकी शुगर मिले हैं। शुगर तो बन गई थी पिछले साल मार्च में, कीमतें तो मार्च के बाद जब इन पे हाथ डाला तो इन्होंने ज्यादा की। जब शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई तो इन्होंने इमरान खान को ललकारा कि हम बताते हैं कि आपने हम पे हाथ डाला है। आपने देखा जब भी किसी माफिया पे हाथ डालते हैं वो कोई स्ट्राइक करवा देता है, कोई होल्डिंग करवा देता है। इन्होंने कहा आपको सबक सिखाएंगे, आप दोबारा चीनी पे हाथ नहीं डालेंगे। चीनी महंगी करने की कोशिश की और स्टेज पे बैठ के कहते हैं चीनी चोर, जो 70% खुद चीनी वाले हैं। तो कहने का मतलब ये कि अब अल्लाह करे जैसे चीनी नीचे आई है, अब ये माफिया भी आहिस्ता आहिस्ता इनकी कीमत भी नीचे हो रही है। तो एक तरफ तो ये बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ क्या हो रही हैं? दूसरी तरफ मैं सिर्फ अक्टूबर के अदाद शुमार आपके सामने रखता हूँ। खाद, फर्टिलाइज़र जो किसान इस्तेमाल करता है, ये मैं कोई इम्पोर्टेड चीज़ की या शरीफ फैमिली और बिलावल फैमिली के कुत्तों को नहलाने वाले शैम्पू की बात नहीं कर रहा कि उसकी कीमत बढ़ी है कि कम हुई है। ये मैं आम आवाम के इस्तेमाल की चीज़ों की बात कर रहा हूँ। 18.5% इजाफा हुआ है जो खाद है उसकी प्रोडक्शन में और सेल में। दवा साजी में 11.3% हुआ है। टेक्सटाइल में को तकरीबन 3% हुआ और एक्सपोर्ट आपके सामने उसकी बढ़ रही है। आपने फैसलाबाद, सियालकोट में देखा और मुझे आज पता चला पेशावर में भी जो टेक्सटाइल की फैक्ट्रीज हैं वो अपनी फुल पोटेंशियल पे चल रही हैं। खाने की अशिया जिनकी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने उसे नीचे लाना, तो उनमें भी इजाफा किया गया है। गाड़ियाँ 10 बहुत सारे लोगों ने, जब हमने कहा कि 1 महीने में 3 लाख मोटरसाइकिल बिके, तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि अमीर आदमी जो मोटरसाइकिल गाड़ी इस्तेमाल करता था अब वो मोटरसाइकिल पे आ गया है। हालांकि आप गवाह हैं कि ये झूठ है, क्योंकि आज भी आपको कोई गाड़ी ओन दिए बगैर नहीं मिल रही 2-2, 3-3 महीने के। 10.7% उनकी प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है गाड़ियों की। अगर आगे चलें, केमिकल्स में 6%, पेपर में 9%, मादनियात में 25% और सीमेंट में 25%। अब जब हम सीमेंट की बात करते हैं तो ये घर बैठे इजाफा नहीं हो गया। पूरी दुनिया में कोविड में तो मार्केट बंद हुई है, पाकिस्तान में कोविड में मार्केट खुली है। और क्यों खुली है? इमरान खान की विजडम, इमरान खान का हौसला, अपनी कौम के ऊपर यकीन। इमरान खान ने लगातार इन चोरों का प्रेशर नहीं लिया जो कह रहे थे कि अगर पूरा लॉकडाउन ना किया और किसी की जान चली गई तो इमरान खान पे उसकी FIR होनी चाहिए। ये चोर अब क्या कहते हैं कि अब किसी लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, जब दूसरी वेव में हम कह रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन करें ताकि ये जो माशी अशारिये आपके सामने दिए हैं कि आपकी टेक्सटाइल भी ग्रो कर रही है, आपका सीमेंट भी ग्रो कर रहा है, खाद कर रही है तो किसान ग्रो कर रहा है, टेक्सटाइल कर रहा है तो मजदूर ग्रो कर रहा है, साथ साथ कंस्ट्रक्शन कर रही है तो मजदूर कर रहा है, हाउसिंग हो रही है। तो इस बार ये कह रहे हैं लॉकडाउन नहीं करना, क्योंकि उस वक्त ये कोरोना फैलाकर हुकूमत गिराना चाहते थे। इस दफ़ा ये मईशत तबाह करके हुकूमत गिराना चाहते हैं क्योंकि इन्हें NRO चाहिए। पाकिस्तान के पिछले 70 सालों में 12 सीमेंट के प्लांट काम कर रहे हैं। अभी इस टाइम प्राइम मिनिस्टर ने एक तो कोरोना के ऊपर बड़ा विजडम वाला और बहादुर डिसीजन लिया, मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया, और उसके साथ साथ उन्होंने हाउसिंग के प्रोजेक्ट के ऊपर आपने देखा कंस्ट्रक्शन को जो मुराद दी, जिस तरीके से उसके पीछे खड़े हुए, कंस्ट्रक्शन बढ़ी। अभी हमारे पास एप्लीकेशंस हैं 5 नए सीमेंट के मंसूबे लगाने के लिए, जिनमें से 2 खुशाब में
एक मियांवाली में, एक डीजी खान में, एक जेहलम में। ये जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं जो वहाँ पर फैक्ट्रीज़ लगाना चाहती हैं, उन्होंने पंजाब हुकूमत को ये एप्लीकेशन दी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि केपी में भी होगा ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर। तो 12 पूरे पाकिस्तान की तारीख में फैक्ट्रीज़ थी और 5 फैक्ट्रीज़ की एप्लीकेशन आई है। तो आप सीमेंट की इंडस्ट्री किस तरह ग्रो कर रही है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी तामीरात की और एक्सपोर्ट के साथ। तो दैट मीन कि हमारे मज़दूर को, अल्लाह का शुक्र है, मजदूरी मिलेगी, गरीब के लिए मामला ठीक होंगे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने जो हाउसिंग के प्रोजेक्ट वो लाए हैं, उनकी चंद चीज़ें मैं आपके सामने रख दूं। मैं सिर्फ पंजाब के पहले आपको नंबर दे दूं। 70 मिलियन स्क्वायर फुट के तकरीबन मंसूबे हैं, मरबा फुट के 70 मिलियन, 7 करोड़ मरबा फुट के कंस्ट्रक्शन के मंसूबे हैं, जिनकी एप्लीकेशन आ गई है या अप्रूव हो गई है या पाइपलाइन में है। अगर 10,000 स्क्वायर फुट का आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करें तो उससे मजदूरों के अलावा, मैं 10,000 स्क्वायर फुट की बात कर रहा हूँ, तकरीबन 33 नौकरियाँ निकलती हैं। आर्किटेक्चर होता है, उसके दफ्तर में लोग होते हैं, आर्किटेक्ट के दफ्तर में होता है, वहाँ आप बिल्डिंग का आर्किटेक्चर बनाते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन है, इंजीनियर्स हैं। तो 33 नौकरियां निकलती हैं 10,000 मरबा फुट के ऊपर। 10 उनमें से स्किल्ड नौकरियां होती हैं और 23 तकरीबन अनस्किल्ड होती हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये इंटरनेशनल रिसर्च कह रही है, जो पूरी दुनिया में एक मरवजा असूल है। गूगल से आप उस रिसर्च को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो अगर उस हिसाब से हम जाएं तो ये जो 70 मिलियन स्क्वायर फुट या 70 मिलियन मरबा फीट जो है कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट सिर्फ पंजाब में आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि तकरीबन 3 लाख से ज़ायद नौकरियां सिर्फ इन प्रोजेक्ट्स में होंगी। लेकिन आप इनसे पीछे निकलते हैं, इन प्रोजेक्ट्स की वजह से सरिया भी आना है, इन प्रोजेक्ट में सीमेंट भी आना है, इन प्रोजेक्ट में ईंट भी आनी है। तो उन तमाम फैक्ट्रीज़ में भी लेबर की ज़रूरत होगी। तो अब आप मल्टीप्लाई इफेक्ट देखिए कितना बनता है, और ये 3 लाख को मल्टीप्लाई कीजिए, कितनी जॉब्स बनती हैं। ये यहाँ मजाक उड़ाते थे कि आप 1 करोड़ नौकरियाँ कैसे देंगे। हम इंशाल्लाह 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियाँ देंगे। आप ये बात तो बढ़ने दें आगे, लेकिन हम करें क्या। इनके नज़दीक तो नौकरी सिर्फ है जिसमें 10 लाख रुपया मिले। इनको क्या पता कि जब एक मजदूर शाम में 1000 रुपया या 500 रुपया लेके जाता है, उसके लिए वही इज्जत की नौकरी है, क्योंकि उसने नैब में नहीं जाना। बाद में उसने फाइल पे साइन करके बाद में हराम नहीं खाया हुआ कि उसने नैब भुगतनी है। एक जो स्वीपर है, जो ग्राउंड की सफाई करता है, उसके लिए वही नौकरी है और इज्जतदार नौकरी है। तो ये तमाम नौकरियां पैदा हो रही हैं, और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने पूरी कोशिश करके, हमारी गवर्नमेंट ने फोरक्लोजर लॉ जो है, जो फंसा हुआ था कोर्ट में, वो अप्रूव करवाया अदालत से, जिसकी वजह से हम थोड़ा 2 साल लेट हुए। लेकिन अब आप देखिए कि सिर्फ लाहौर, पेशावर, कोयटा, कराची, इन शहरों में जो चीज़ें आ रही हैं, जो हम लो हाउसिंग प्रोजेक्ट ला रहे हैं, उससे आपको अंदाज़ा होगा। सिर्फ मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लाहौर में एक प्रोजेक्ट आ रहा है 35,000 अपार्टमेंट्स का। अब ये अपार्टमेंट्स पिछले ज़मानों की तरह अमीर आदमी के लिए नहीं बन रहे। ये एक अपार्टमेंट की कीमत होगी 27 लाख। अब गरीब आदमी घर में सुनेगा कि ये 27 लाख भी बहुत ज़्यादा है, ये गरीब आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता जो इस मुल्क के साथ किया हुआ है। तो उसमें 25 से 27 लाख का जो अपार्टमेंट होगा, उसमें पहला 2 लाख हुकूमत देगी, 5% पे उन्हें कर्जा लेके दिया जाएगा बैंकों से। अब गरीब आदमी के पास तो कुछ मॉर्गेज रखने को होता नहीं था, उसे कोई कर्जा नहीं देता था। अब प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी पॉलिसीज लाई हैं कि अगर आप छल्ली बेचते हैं तो आप तो प्रूव नहीं कर सकते आपकी इनकम कितनी है, तो आप कैसे लेंगे लोन। तो जो छल्ली बेचने वाला है वो अपना मोबाइल का बिल, बिजली का बिल, दूसरे ऐसे बिल बैंक को दिखा के ये प्रूव करेगा कि मेरी इतनी इनकम है, मुझे लोन दो, और बैंक उसे लोन देगा। ये हम पाबंद बना रहे हैं बैंक्स को।
तो 5% इंटरेस्ट के ऊपर बाकी लोन बनेगा। एग्जाम्पल देता हूं, एक छोटा अपार्टमेंट जो एक गरीब आदमी के लिए जन्नत होगा, जिसमें 2 बेडरूम है, जिसमें एक ड्राइंग रूम है, किचन है, बाथरूम है 2, वो तकरीबन 700 से 650 से 800 स्क्वायर फुट के दरमियान, मरबा फुट के दरमियान, उसकी कीमत 25 लाख के करीब बनेगी। 2 लाख गवर्नमेंट ने दे दिए, 23 लाख रह गया। ये जो 23 लाख है वो उन्होंने 15 से 20 साल में वापस करना है, तो इसकी किस्त बनती है 14,000 रुपए माहाना। तो क्या आप मुझे बताइए कि जो 14,000, 15,000, 20,000 किराया दे रहा है, वो किराया देने की बजाय अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट होगा, और क्योंकि उसके पास एडवांस नहीं होगा तो वो 2 लाख हुकूमत दे रही है, ताकि एक टीचर, एक नर्स, एक पियन, एक नाई, धोबी, मोची, इनके सर पे भी अपनी छत हो, ये भी ख्वाब देख सकें घर में रहने का। तो एक तरफ तो रशाकई का आपका इकोनॉमिक जोन शुरू हो रहा है, फैसलाबाद का हो रहा है, दाबेजी कराची हो रहा है, आप ग्वादर को अपलिफ्ट कर रहे हैं, आप साउथ केपी में काम कर रहे हैं, आप सवात की मोटरवे और आगे तक उसको खोल दिया आपने। मुराद सईद दिन रात लगा हुआ है कि पूरे पाकिस्तान में रोड्स के नेटवर्क लेके आए। बहुत जल्दी मुराद सईद, एक दरीना जो मुतालबा था पंजाब के लोगों का, उसका ऐलान मुराद सईद ही करेंगे, लेकिन वो दिन रात काम कर रहे हैं। जो एक सियालकोट, झेलम, गुजरात, इन लोगों का इस्लामाबाद के साथ कनेक्शन का एक रौला था सड़क का, वो भी दूर करेंगे। तो एक तरफ तो हम ये बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या बात हो रही है, हम जलसा करेंगे, जलसा करके अपने कौमी सलामती के इदारों पे गालियां देंगे, ताकि वो प्रेशर में आके एक आईनी, एक इलेक्टेड हुकूमत को गिरा दें, और गिरा के हमें ले आए, और फिर कहते हैं वोट को इज्जत दो। मतलब एस्टेब्लिशमेंट अगर इनके लिए किसी की हुकूमत गिराए और फिर इनको हुकूमत में लाए तो वो ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट इनके मुंह में चूसनी दे कि इनकी जमात को खड़ा करे, वो ठीक है। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट कहे कि हमने अपना आईनी काम करना है, 22 साल की जद्दोजहद करके एक बंदा आया है, आप कहते हैं ये सिलेक्टेड है, और बेवकूफो, अगर तुम्हारे जैसे लोग जो एक सफ़ा खुद नहीं लिख सकते, जिनकी करतूत इतनी नहीं कि वो क्लर्क की नौकरी खुद ले सकें, जिनकी बेटी की सबसे बड़ी मशहूरी ये है कि वो मेडिकल कॉलेज से फेल होने पर निकाली गई थी, जो आज लीडर बनने की कोशिश करती हैं, तो जलसे की तस्वीरें भी हमारे जलसे की लगानी पड़ती हैं। वैसे सलाम है लाहौर के लोगों को, उन्होंने कोरोना के SOPs पे सही अमल किया। पहले तो आए नहीं, जो थोड़े से आए उन्होंने 6 फुट का डिस्टेंस जरूर मेंटेन रखा, वो एक दूसरे से दूर दूर खड़े हुए। तो पहली बात तो सलाम है लाहौर के लोगों को, जिनकी वजह से मरियम को अब फोर्जरी करके तस्वीरें जलसे की लगानी पड़ रही हैं। वो फोर्जरी इतनी होगी कि करने वाले ने जो मरियम की उंगलियां किसी चुड़ैल की लगा दी हैं, वो उंगलियां बहुत लंबी हैं क्योंकि फोर्जरी की हुई है। तो जिस मैडम की पूरी सियासत कैलबरी, जाली ट्रस्ट डीड, जाली तस्वीरें, जाली शख्सियत, जाली बयान, जाली इंटरव्यू, जाली 22 कट्स के साथ वीडियोस, बाप की जाली बीमारी, जाली सियासत, जाली मैंडेट। उनको क्या पता इमरान खान की जद्दोजहद क्या है? उन्हें क्या पता पख्तूनख्वा के लोगों ने सबसे पहले ये पाकिस्तान को रोशनी क्यों दी थी? उन्हें क्या पता कि पख्तूनख्वा के लोग जो सबसे ज़हीन है पॉलिटिक्स में, वो किसी को दूसरी बारी नहीं देते, उन्होंने दूसरी बारी इमरान खान को क्यों दी थी? तो मैं आखिर पे ये कहना चाहता हूँ कि वो जो एक बच्चा साथ लगाया हुआ है, जो कहता है कि 31 तक इस्तीफे दे दो वरना हमने इस्तीफे दे देने हैं, ये आपने पहले कभी सुना है? ये वाला लतीफ़ा सुना है कि आप इस्तीफे दे दो वरना मैंने दे देने हैं? तो भाई दे दो, जल्दी करो, इससे नेक का देरी क्यों है? तो आपके लिए पैगाम ये है कि अवाम भले पेशावर की हो, उन्होंने जो पेशावर मैसेज दे देता है ना, वो पूरे मुल्क का मैसेज होता है। पेशावर ने जलसे में मैसेज दे दिया था, क्या है, इनको समझ नहीं आई, फिर लाहौर से मैसेज लिया। तो अब लाहौर, पेशावर माफ कीजिएगा,
कोयटा, कराची सब ने मैसेज इनको दे दिया है कि अवाम इनकी लूटमार के साथ नहीं है, एहतसाब होगा। पहले सिर्फ आपकी ए टीम का एहतसाब हो रहा था, अब आपको वार्निंग दे रहे हैं बड़े खुलेआम कि अब आपके ये जो नाज़मीन, MPAs, MNAs ने गवर्नमेंट की ज़मीन कब्जे में कर रखी, अब उनसे गवर्नमेंट की ज़मीन छुड़वाएंगे। अब आप सबका एहतसाब होगा, आप तगड़े हो जाएं। ना आपसे बात करेंगे NRO पे, ना आपकी अकाउंटेबिलिटी पे बात करेंगे। कौमी मसले पे बात करना आए, सेनेट को शो ऑफ हैंड से हैंड करने का हम कह रहे हैं, आए बैठ के काम करें। कोविड पे बात करनी आए बैठ के काम करें, माइशत पे बात करनी आए बैठ के काम करें, हम बैठने को तैयार हैं। लेकिन आपकी अकाउंटेबिलिटी पे, आपके एहतसाब पे इमरान खान ना आपको NRO देगा, ना आपसे बात करेगा। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।